Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. This is Mr. Baba Shazad and you are going to learn a topic called correct form of verb from me. चलें जी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो तो सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, फर्स्ट ईयर हो, ऐसी जो माइनर क्लासेस होती हैं या फिर एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, पीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 9th-10th जैसी माइनर क्लासेस के अंदर, फर्स्ट ईयर जैसी क्लासेस के अंदर 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में लास्ट जो 5 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो यहीं से आता है। देखें, वर्ब की थोड़ी सी अहमियत पे अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वर्ब है। वर्ब को बैकबोन ऑफ इंग्लिश भी कहते हैं और वर्ब को इंजन ऑफ इंग्लिश भी कहते हैं। जिस तरह से बैकबोन पूरे ढांचे को सपोर्ट करके रखता है, इंजन पूरी गाड़ी को चलाता है, सिमिलरली पूरी इंग्लिश को ड्राइव करने का जो काम है वो वर्ब का होता है। मैं टीचर हूँ, इंग्लिश का मेंटोर हूँ और बहुत अच्छे अच्छे इदारों में पढ़ाया मैंने जो बच्चों की इंग्लिश के अंदर वाहिद एक स्पेलिंग की कॉमन मिस्टेक के बाद जो एक मिस्टेक देखी है वो वर्ब की है। वर्ब इसलिए इम्पोर्टेंट है मेरे भाई क्योंकि वर्ब बेसिकली जुमले को मतलब देता है। वर्ब आप बेशक ऐसा करें कि आप 100 वर्ड लिख लें, अगर उनके अंदर कोई वर्ब मौजूद नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो कंप्लीट सेंटेंस हो ही नहीं सकेगा। दूसरी बात यह है कि वर्ब इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वर्ब चेंज होता है तो आपका टेंस चेंज हो जाता है। वर्ब की पहली फॉर्म लगी हुई है तो आप प्रेजेंट टेंस में मौजूद हैं, वर्ब की दूसरी फॉर्म लगी हुई तो आप पास्ट टेंस में मौजूद हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है जिसको मैं चौथी काउंट करता हूँ तो आप कॉन्टिन्यूस टेंस में मौजूद हैं। अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो आप परफेक्ट में, वर्ब की पहली फॉर्म है तो आप किसी इंडेफिनेट में, और अगर वर्ब जो है वो विल और शैल के साथ पहली फॉर्म में तो आप फ्यूचर में है। तो ये जो वर्ब है ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, टेंस के चेंज होने से वर्ब चेंज होता है। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से भी वर्ब चेंज होता है। और नंबर 3 आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट के चेंज होने से भी वर्ब चेंज होता है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज़ करनी है तो सबसे पहले टेंस, हेल्पिंग वर्ब जो कि लिखना मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, और सब्जेक्ट, इनको मद्देनज़र रखें। टेंस की आपको समझ आ गई होगी कि पास्ट में मैंने बता दिया सेकंड फॉर्म है दिस, दैट एंड दैट। हेल्पिंग वर्ब का नीचे जाके मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ आ गई सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट के अंदर मसला ये है कि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 9th-10th फर्स्ट ईयर के बच्चों को आ रहा है, इसमें ज़्यादातर जुमले वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के देता है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा नेचर में तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे ही के साथ इज़ लग सकता है, और नहीं लग सकता। ही सिंगुलर है तो इज़ सिंगुलर है तो इनका कम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन ही सिंगुलर और प्लूरल इनका कम्बिनेशन नहीं हो सकता। और इसी तरह से रूल है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। जैसे यू के साथ इज़ नहीं लग सकता, यू के साथ आर ही लगेगा क्योंकि आर भी प्लूरल, यू भी नेचर में प्लूरल होता है। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डिसाइड करें, टेंस, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब वर्ब की फॉर्म बनाने का बच्चों को पता होना ज़रूरी होता है। देखिए, जो पहली फॉर्म होती है ना, जिसको आप रूट फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं, ये फॉर्म या तो सिंपल फॉर्म में होती है या फिर उसमें एस और एस का इजाफा होता है। सेकंड फॉर्म के आखिर में उसी पहली फॉर्म में अगर हम डी ऐड कर दें, टी ऐड कर दें तो क्या होता है कि वो सेकंड फॉर्म बन जाती है। अच्छा, थर्ड फॉर्म में भी क्या होता है कि उसी पहली फॉर्म के आखिर में डी ऐड हो जाता है, टी ऐड हो जाता है, ई एन भी ऐड हो जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये दूसरी चीज़ ऐड कर लीजिएगा नोट्स अपने पे। लेकिन होता क्या है कि उसके पीछे एक हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद होता है। जैसे अगर मैं कहूँ ही कॉल्ड मी, यहाँ ही सब्जेक्ट है, कॉल्ड ईडी वाली फॉर्म है, तो पहली तो ये हो नहीं सकती, ये दूसरी होगी या तीसरी होगी। लेकिन मसला ये है कि हमें कैसे पता चले दूसरी या तीसरी, तो ये ईडी वाली जो फॉर्म है ये दूसरी होगी क्योंकि इसके पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद ही नहीं है। दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये रूल याद रखिएगा, दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब वाहिद ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो अपने साथ कभी कोई हेल्पिंग वर्ब एक्सेप्ट नहीं करती। बाकी जितनी फॉर्म्स है, पहली हो जाए, तीसरी हो जाए, चौथी हो जाए, एनजी वाली, उन्होंने लाजमी तौर पे अपने पीछे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। कुछ कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट की, वो जो है ना उनका रूल थोड़ा सा अलग, वो टेंसेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चौथी फॉर्म इस तरह से बनती है कि पहली फॉर्म में अगर आप आईएनजी ऐड कर दें तो वो चौथी फॉर्म हो जाती है। तो ये होगी फॉर्म ऑफ वर्ब की पहचान क्या है, वो बनती कैसे।
आगे आते हैं कि कौन से हेल्पिंग वर्ब जो ऊपर मैं कह के आया हूँ बाद में डिस्कस करता हूँ। देखिए जब ये हेल्पिंग वर्ब आपको मिले डू डज डिल विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट यूज नीड टू वगैरह जैसे आपको हेल्पिंग वर्ब मिले, ये जितने पिंक से कलर में जामनी कलर में लिखे हुए, इनके बाद आपने हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और उसमें आपने कोई एस और एस का इजाफा नहीं करना। सिंपल पहली फॉर्म, जैसे ही डज नॉट लव होगा ही डज नॉट लव्स नहीं हो सकता। यू नीड नॉट वरी होगा वरीज नहीं हो सकता। आई हैव टू वर्क होगा वर्क्स नहीं हो सकता। यू कुड टेल होगा टेलिंग टोल्ड, ऐसा कुछ भी, टेल्स ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह से जब आपको ऐसे कुछ वर्ड मिलते हैं, रूल नंबर 4 पे आते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जनरली, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, डेली, नेवर जैसे, सम टाइम, ओकेजनली, ऐसे वर्ड या रूटीन सेंटेंसेस कुछ मौजूद होते हैं जैसे शी लव्स हर कैट हो गया, दे प्ले क्रिकेट हो गया। अब कहना मैं कहता हूँ वो अपनी बिल्ली से मोहब्बत करती है, तो ये रूटीन का उसका काम है कि वो अपनी बिल्ली से डेली ही मोहब्बत करती है। या वो क्रिकेट खेलते हैं तो उनका रूटीन है क्रिकेट खेलना। या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ऐसी सच्चाइयाँ आ जाए जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, जैसे सूरज मशरिक से उगता है, जो कुत्ते हैं वो वफादार होते हैं, इन सच्चाइयों को झुठला नहीं सकता, इनको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। इनके बाद 2 केसेस आपके बनते हैं, 3 केसेस बेसिकली बनते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा करेंगे या सिंगुलर वर्ब का जो है वो चूज़ आप उसको करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वर्ब की पहली फॉर्म चूज़ करेंगे, उसमें कोई एस और एस का इजाफा नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट, अगर ये दोनों केसेस अप्लाई नहीं हो रहे तो आप सिंपल प्रेजेंट जिसका मतलब होता है इज एम आर, उनमें से कुछ सब्जेक्ट के मुताबिक ही होगा तो इज होगा, आई होगा तो एम होगा, दे यू वगैरह होगा तो उसके साथ आर चूज़ करें। जैसे ही यूजुअली कम्स हेयर होगा, दे जनरली विजिट। अब ही के साथ एस का ई एस का इजाफा हुआ लेकिन दे के साथ कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन नीचे देखें द डॉग, डॉग्स होना था, डॉग लिख गया, द डॉग्स आर लॉयल, तो ये बेसिकली डॉग्स आर लॉयल एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो मैंने सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर लिया। रूल नंबर 5 ये कहता है कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे यस्टरडे, लास्ट, गो बिफोर जैसे जो माजी को दिखाते हैं, ठीक है ना, उनके साथ या तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे या फिर सिंपल पास्ट जिसको मैं वाज और वर के साथ यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जैसे ही मेट मी लास्ट ईयर, तो लास्ट से हमें पता चला कि ये पिछले साल की बात हो रही है, माजी की बात है, तो मीट की सेकंड फॉर्म मैंने मेट लगाई। इसी तरह से वी गैदर्ड 2 years अगो, अगो से पता चला 2 साल पहले की बात है तो मैंने गैदर्ड लगाया, ठीक है, सेकंड फॉर्म। इस तरह नीचे मैंने वाज का भी इस्तेमाल करके दिखाया कि ही वाज ए डॉक्टर, ये सिंपल मैंने वाज भी सेकंड फॉर्म ही है, लगेगी सेकंड फॉर्म ही, लेकिन सिंपल पास की शक्ल में वाज और वर होते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है कि हैज़, हैव, हैड, ऑलरेडी जैसे अगर अल्फाज आ जाते हैं तो ये परफेक्ट टेंस लगा होता है और यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे यू हैव कंप्लीटेड द ड्यूटी, तो कंप्लीटेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि पीछे हैज़, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब लगे हुए हैं। रूल नंबर 7 ये कहता है कि बी, बिन, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, वुड बी, शुड बी, कुड बी, ऐसे अल्फाज आते हैं, यानी जिनके आखिर में बी आ रहा है, बिन आ रहा है, ये इज, आर, एम, वाज, वर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है ना। या कुछ अल्फाज होते हैं जैसे नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट जैसे अल्फाज, उनमें हमेशा चौथी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई एन जी शक्ल है, ही इज़ के बाद आई एन जी लगेगा, ही इज़ कमिंग टूडे। द डोर विल हैव बिन, अब बिन के बाद आई एन जी लगेगा तो चेकिंग। यू मस्ट हैव बिन ईटिंग, तो ये इस तरह से होगा। रूल नंबर 8 कहता है कि जब नेक्स्ट टुमारो, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे, यानी नेक्स्ट के साथ कोई टाइम लगता है या गोइंग टू का फ्रेज़ आ जाता है तो उसके बाद हमेशा फ्यूचर इस्तेमाल होता है जिसका मतलब होता है विल या शैल के साथ आप पहली फॉर्म लगाएंगे, यानी आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे। अब नेक्स्ट मंडे है तो विल सी, ठीक है ना। ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू टूर, तो टू के बाद आपको पहले ऊपर रूल नंबर ऊपर भी एक रूल में बता के आया हूँ कि टू के बाद पहली फॉर्म ही लगती है, तो टूर मैंने लगाया और टूवर्ड नहीं लगाया। आगे कुछ रूल हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है और यहाँ से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आता होता है कि अगर पहले अगर जुमले के दो हिस्से हैं, ठीक है, 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, अगर पहले हिस्से में आपके पहली फॉर्म लगी हुई है तो दूसरे हिस्से में आपके पास 2 केसेस होंगे, या तो पहली फॉर्म लगाएंगे आप दूसरे हिस्से में भी, या पहली फॉर्म के साथ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो एस और इसका इजाफा होके आएगा। और अगर ये केस नहीं लग रहा, दूसरा केस होगा विल और शैल के बाद पहली फॉर्म, यानी ये रूल ये है कि अगर पहले हिस्से में प्रेजेंट है तो आगे प्रेजेंट लगेगा या फिर फ्यूचर लगेगा। जैसे शी इज़ ब्लाइंड, वो अंधी है, शी फॉल्स डेली, इसलिए वो डेली गिरती है,
तो पहले में इज लगा हुआ है, प्रेजेंट लगा हुआ है, आगे फाल्स लगा हुआ है, तो प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट लगा हुआ है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड, दोनों तरफ पहली फॉर्म है। व्हेन यू ट्रीट अदर वेल गॉड लव्स यू, दोनों तरफ पहली फॉर्म है। इफ़ यू कैन फेस द प्रॉब्लम, अब पहली फॉर्म एक तरफ है, यू विल बिकम स्ट्रोंगर, तो दूसरी तरफ विल और पहली फॉर्म है। रूल नंबर 10 कहता है कि अगर पहले हिस्से में ही फ्यूचर आ जाए, यानी विल और शैल के साथ पहली फॉर्म, तो दूसरे हिस्से में फ्यूचर नहीं आएगा बल्कि प्रेजेंट आएगा, जो कि पहली वर्ब की पहली फॉर्म में शक्ल में होगा, या फिर पहली फॉर्म के साथ एस और एस जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। जैसे यू विल मिस द एंड, यू हैव नो टाइम। मैंने 2 सेमीकोलन से जुमले जोड़े हैं, अगर पहले में फ्यूचर लगाया, विल और मिस लगाया है, तो आगे मैंने वर्ब की पहली फॉर्म हैव लगाई है। यू विल मिस द एंड इफ़ यू डू नॉट, तो ये देखो डू नॉट कंप्लीट, पहले में अगर मैंने फ्यूचर विल और शेल लगाया तो आगे मैंने विल और शेल नहीं लगा, फ्यूचर के बाद फ्यूचर बच्चे नहीं आता होता, तो आगे कंप्लीट पहली फॉर्म लगाइए। रूल नंबर 11 ये कहता है कि अगर पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म यानी पास्ट लगा हुआ है, तो आगे भी पास्ट ही लगेगा। वो पास्ट सेकंड के बाद सेकंड फॉर्म की शक्ल में हो सकता है, वाज वर और आईएनजी की शक्ल का हो सकता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की शक्ल का होता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की शक्ल का भी हो सकता है। ये सारे ही पास्ट हैं। जैसे एग्जांपल है ही डिड नॉट कंप्लीट, डिड सेकंड फॉर्म है, तो आगे देखे बिकॉज ही वाज भी सेकंड फॉर्म है। व्हेन ही इंटर्ड द रूम, इंटर्ड सेकंड फॉर्म है। वी वर रीडिंग, वर के साथ आईएनजी लग गया। बिफोर द डॉक्टर केम सेकंड फॉर्म। द पेशेंट हैड डाइड, तो सेकंड फॉर्म पर हैड डाइड लग गया। अब द पेशेंट हैड डाइड, हैड वाला हिस्सा पहले आ गया तो आगे सेकंड फॉर्म आ जाएगी। व्हेन यू आर ड्राइविंग, पहले में आईएनजी आ गया। ही रीच द स्टेशन, दूसरे में सेकंड फॉर्म आ गई। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो पहले में अगर वर्कड और हार्ड आ गया तो यानी सेकंड फॉर्म है, तो आगे वुड हैव सक्सीडेड, वुड और हैव, और चौथा जो रूल इसके अंदर बुलेट मैंने बनाई वुड हैव और थर्ड फॉर्म वो लग गया। रूल नंबर 12 कहता है कि अगर एक हिस्से में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो दूसरे में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, या वुड के साथ पहली फॉर्म आ सकती है। ये कंडीशनल के अंदर होता है जो इफ़ के साथ जुमले शुरू होते हैं। जैसे जुमला इफ़ यू हैड डिस्ट्रैक्ट द एनिमी दे वुड हैव रन अवे, अगर तुमने दुश्मन को तबाह कर दिया तो वो दौड़ गए होंगे। और दूसरा इफ़ यू हैड डाइड द पीस वुड प्रिवेल, तो दोनों केसेस ऊपर वाली स्ट्रक्चर के मुताबिक आप दे सकते हैं, पूरे उतरते हैं। कंडीशनल होते हैं जिनको अक्सर हम रूल नंबर 13 पढ़ाने लगा हूँ। कंडीशनल होते हैं जिनको अक्सर हम इफ़, हैड, वुड डैट, आई विश जैसे अल्फाज उसे शो करते हैं। और आपने याद रखना है कि जब कंडीशनल इस तरह से दिए और उनके आगे नीचे इज़, आर, एम, वाज, वर में से कुछ ऑप्शन दे हो, तो ही हो, शी हो, इट हो, जो मर्जी आ जाए, सारों के साथ वर लगना होना। आई विश, आई वाज नहीं होगा, आई वर ए किंग। वुड डैट, शी वर ए लॉयल गर्ल, शी वाज ए लॉयल गर्ल नहीं होगा। हैड इट, वर रेनिंग होगा, वाज रेनिंग नहीं होगा। इफ़ आई वर इमरान खान होगा, हालांकि आई के साथ इज़ लगता है, शी के साथ भी वाज, आई और शी के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे इसको बोलते हैं सब्जंक्टिव मूड, ठीक है। और ये कंडीशनल में होता है, और ये इस तरह से सारों के साथ अगर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं इज़, आर, एम, वाज, वर में से, तो आपका वर ही होगा। रूल नंबर 14 बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब भी सेंस और फार के साथ टाइम का जिक्र आता है तो आप हमेशा बिन वाले स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। जैसे हैड बिन आईएनजी, हैव बिन आईएनजी, या हैड बिन। जैसे शी हैड बिन राइटिंग द स्टोरी फॉर 2 आवर्स, फॉर के साथ टाइम आ गया तो पीछे मैंने हैड बिन लगाया। यू हैव बिन सॉल्विंग, आगे सिंस मॉर्निंग, सिंस के साथ टाइम मॉर्निंग आ गया, तो इस तरह से। रूल नंबर 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब 2 हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे आप इस्तेमाल करेंगे तो जुमला गलत होगा। जैसे जुमला है ही विल बी इज़ गोइंग, ये गलत है क्योंकि विल भी हेल्पिंग वर्ब है और इज़ भी हेल्पिंग वर्ब है। दोनों आपने विल बी और इज़ जो हैं दोनों बेसिकली आपने आईएनजी फॉर्म को दे दिए, और एक वर्ब को एक हेल्पिंग वर्ब काफ़ी होता है, तो ये जुमला गलत है। ये 2 तरह से हो सकता है, तो या तो होगा ही इज़ गोइंग या होगा ही विल बी गोइंग, लेकिन ही विल बी इज़ गोइंग जुमला ठीक नहीं हो सकता क्योंकि आपने 2 हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे इस्तेमाल कर लिए। आखिरी रूल है जी, फिर एक्सरसाइज थोड़ी देखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। वो ये है कि जितने भी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर जितने वर्ब होते हैं, ग्रीन में लिख दिया है कि वो सारे ही के सारे जो ऊपर आपको पढ़ा है कि इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा, अब सारों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अमूमन लोगों के अंदर ये एक गलतफहमी पाई जाती है कि पैसिव वॉइस की निशानी है कि उसके आखिर में बाय आता है। मैंने कुछ जुमले बाय के साथ लिखे भी हैं, लेकिन मेरे भाई पैसिव वॉइस की निशानी बाय नहीं होती, बाय एक्टिव वॉइस में भी होता है। जैसे मैं को बस के ज़रिए स्कूल जाता, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, ये एक्टिव वॉइस है लेकिन उसमें बाय का इस्तेमाल हुआ एज अ प्रेपोजिशन।
इसकी निशानी पैसिव वॉइस की ये होती है कि उस जुमले में काम करने वाला जो होता है बेसिकली उसका या तो ज़िक्र ही मौजूद नहीं होता, या फिर जिस पे काम हो रहा होता है यानी ऑब्जेक्ट जो बनना था उसके बाद ज़िक्र होता है। जैसे मैं मिसाल दूं, कहानी सुनाई गई, जुर्माने किए गए। ना कहानी सुनाने वाला मौजूद है, ना जुर्माने करने वाला मौजूद है। और दूसरा इस तरह से होगा कि जुर्माने पुलिस की तरफ से किए गए, ठीक है ना, हमें जुर्माने पुलिस की तरफ से किए गए, जुर्माने पुलिस की तरफ से किए गए। तो इसमें आप गौर करें कि पुलिस का बाद में जिक्र आ रहा है। एनीवेज, पहला है ब्यूटी नो ऑर्नामेंट, नीड, नीड्स, विल नीड या नीडिंग। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, सॉरी मैंने उसके ऊपर वाली एग्जांपल नहीं पढ़ी, उनको पहले पढ़ लेते। द वर्क हैज़ बिन डन होगा। अब बिन के साथ वैसे आईएनजी लगना था, लेकिन यहाँ पे डन लगाया है, क्योंकि जब पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होते हैं तो सारे वर्ब की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अब मुझे कैसे पता चला कि काम किया गया, करने वाला मौजूद नहीं है, तो इसलिए पैसिव वॉइस था, तो मैंने बिन के साथ भी आईएनजी की जगह थर्ड फॉर्म लगा ली। द पेपर हैड बिन कैंसल्ड, कि पेपर कैंसिल किए गए। कैंसिल वर्क करने वाला मौजूद ही नहीं है इस जुमले के अंदर, तो ऊपर वाले में तो खैर वो मौजूद था। पेपर हैड बिन कैंसल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बिन के साथ आईएनजी, ऊपर आपको पढ़ा के आए हूँ कि आईएनजी लगता है यहाँ पे, लेकिन थर्ड फॉर्म लगी क्योंकि पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। इस तरह से पैसिव वॉइस, ही इज़ किल्ड बाय हिम या ही इज़ किल्ड, वो मारा गया, मारने वाले का जिक्र नहीं, या बाद में जिक्र होगा तो पैसिव वॉइस होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि मैंने इज़ के साथ आईएनजी नहीं लगाया बल्कि थर्ड फॉर्म लगाई। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ब्यूटी नो ऑर्नामेंट। देखें ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि खूबसूरती को किसी जेवर की ज़रूरत, किसी सजावट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या होगा, ब्यूटी अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के ये रूल नंबर 1 के मुताबिक नीड्स होगा। 2 एंड 2 प्लूरल हो गए, मेक होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो रूल आपने ऊपर मैच करके दर्ज करते हैं ना सॉल्व में। शी हर कैट, यूनिवर्स ये रूटीन की बात है। शी लव्स हर कैट क्योंकि शी सिंगुलर है। जेंटल मैन नेवर रॉन्ग टू एनी वन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि शरीफ आदमी किसी के साथ गलत नहीं करते। तो जेंटल मैन ज़्यादा हैं तो डू होगा यहाँ पे। ही टू लाहौर यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट को दिखाता तो सेकंड फॉर्म लगेगा जो कि लेफ्ट है। द जज इज़ नाउ, नाउ जो है बेसिकली आपको बताया जहाँ पे नाउ जैसे वर्ड आते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आईएनजी फॉर्म, द जंगल सॉरी, वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगती है नाउ, राइट नाउ जैसे, एट द मोमेंट जैसे अल्फाज के साथ। तो द जंगल इज़, और वैसे बी एस आर एम के साथ आईएनजी लगता है, बर्निंग नाउ। आई विल के बाद आपको बता के आया हूँ पहली फॉर्म आती है तो विल फॉलो। वही नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट जो है फ्यूचर को दिखाता है तो विल के साथ पहली फॉर्म आएगी, रूल में ऊपर बता दिया है, विल मीट। इट सिंस के साथ टाइम लगो तो बिन वाला स्ट्रक्चर हैज़ बिन होगा। शी कैन द मनी, कैन मॉडल वर्ब है और डू डज वाले ग्रुप में आता है, इसके बाद पहली फॉर्म होगी तो गिव लगेगा। दे विल बी जो है उसके बाद आईएनजी लगता है तो टीजिंग होगा। यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन, अब पहले में जो है आर, हार्ड वर्किंग जो है ये एडजेक्टिव बन रहा है तो यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे नहीं है, आईएनजी वाला जो है वर्किंग वाला वो वर्ब नहीं है। यू आर पहले हिस्से में पहली फॉर्म लगी है तो आगे देखिए दूसरे में फ्यूचर लग जाएगा, यू विल सक्सीड। आई विश आई वर होगा, ऊपर रूल आपको बता के आए हूँ सब्जंक्टिव मोड वाला रूल। वैन दे अराइव्ड सेकेंड फॉर्म है तो आगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगा, हैड प्लस आपको बताया है वो आगे पास्ट की जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ यू, पहले में फ्यूचर है तो आगे प्रेजेंट लगेगा यानी पहली फॉर्म लगेगी इफ़ यू गो, तो यहाँ पे गो होगा। इफ़ दे हैड लेफ्ट, हैड और थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव लगता है तो वुड हैव फाउंड हो जाएगा। आगे कहता है द डॉग वाज के बाद आईएनजी लगेगा, लेकिन मसला ये है कि कुत्ते को जहर दी गई तो देने वाला मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आईएनजी की जगह थर्ड फॉर्म लगेगा जो कि पॉइजनड होगा। वैसे वाज के साथ आईएनजी लगना था लेकिन वो एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में नहीं, तो यहाँ पे पॉइजनड ऑप्शन ठीक है। पाकिस्तान विल बी, अब विल बी के बाद आईएनजी लगना था, ठीक है, ऊपर रूल बता दिया, लेकिन पाकिस्तान को नफ़रत की जाएगी इंडिया की तरफ से, तो जो नफ़रत कर रहा है उसका बाद में जिक्र हो तो फिर भी पैसिव वॉइस होता है। यहाँ बी के साथ आईएनजी नहीं, ईडी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म लगेगी जो कि हेटेड होगा। द फाइन वाज पेड, जुर्माना अदा किया गया, करने वाले का जिक्र नहीं तो पैसिव वॉइस है, तो इसलिए यहाँ पे वाज के साथ आईएनजी नहीं लगेगा बल्कि थर्ड फॉर्म लगेगी, पेड होगा सही ऑप्शन क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एक बात याद रखें कि लेक्चर चूँकि ये काफ़ी सारा डेटा तो लेक्चर थोड़ा लेंथ ही हो गया 20 मिनट तक, लेकिन इसको बार बार रोक के सुने, अच्छी तरह से डिटेल देखें, ठीक है ना। इतना कंप्लीट पैकेज आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का कहीं से भी नहीं मिलेगा।
सो गाइस मेहनत करें, और ये सारा डेटा जो है आपके सामने ही है, आपको बड़ा कलरफुल वे में, और एक्सरसाइज भी दी है। पास्ट पेपर को अपने लर्नर वगैरह ज़रूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।